बिहार चुनाव अपने अंतिम चरण पे हैं और हमारे साथ स्मृति ईरानी मौजूद हैं, जो कि बिहार में काफ़ी जगहों पे रैली भी कर रही हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल जायके से करते हैं। मैम, अभी अभी आपने गोलगप्पे का स्वाद लिया है, कैसा स्वाद लगा आपको? देखिए, अनुभव तो मीठा है। खट्टा महागठबंधन का होगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि खोमचे वाले ने पहले आरजेडी के लोगों को भी कुछ खिलाया था? वो मुझे नहीं पता। मुझे इतना ही पता है कि भारत की कहीं ना कहीं खासियत, खूबी और सुंदरता इसमें है, इन द सिंपल वेज एंड थिंग्स ऑफ लाइफ। मैम, चुनाव में आप पूरा प्रचार भी कर रही हैं, घूम भी रही हैं, और जो पहले चरण में जिस तरीके से मतदान हुआ और लोग निकल के सामने आए, खास करके महिलाओं की भागीदारी, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? बिहार की जनता अभिनंदन की पात्र है और इलेक्शन कमीशन अभिनंदन की पात्र है। इलेक्शन कमीशन पर जिस प्रकार से प्रहार किया ऑपोजिशन ने, उन्होंने बड़ी संयम का परिचय दिया, विश्वसनीयता का परिचय दिया, और जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की, उसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही बिहार की जनता ने जिस परिपक्वता का प्रमाण दिया है, उसके लिए वो अभिनंदन के अधिकारी हैं, विशेषतः महिलाएं। मैम, महिला विकास मंत्री आप भी रह चुकी हैं। नरेंद्र मोदी ने भी कई सारी योजनाएं महिलाओं के लिए की। जीविका दीदी, क्या आपको लगता है कि एक स्ट्राइकिंग फैक्टर है बिहार की महिलाओं के लिए? देखिए, 2014 में जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, तब उनकी पहली जो एक घोषणा थी सार्वजनिक, वो ये कि भारत की तिजोरी से भारत के हर नागरिक को जोड़ना है। डीबीटी तो एक सफल प्रयास रहा ही, लेकिन उसका जो एक मूलतः एक फाउंडेशन था, वो था जनधन योजना। बिहार में तब से लेकर अब तक लगभग 6 करोड़ जनधन के खाते खुले, जिसमें से लगभग 3.5 करोड़ महिलाओं के बैंक के खाते हैं। निश्चित रूप से आर्थिक एक प्रकार का आंदोलन कह लीजिए, वो उस एक प्रयास से आया। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार लोगों से कहा कि अगर आप चाहें तो आप कोलैटरल फ्री लोन, बिना कुछ गिरवी रखे छोटा सा व्यापार व्यवसाय करने के लिए लोन भारत सरकार की ओर से मुद्रा के अंतर्गत ले सकते हैं। 30 करोड़ लोन्स आज तक देश भर में महिलाओं को गए हैं, उसमें से कई बिहार की बहनों तक भी पहुंचे हैं। लेकिन मात्र आर्थिक व्यवस्था नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी महिला सम्मान की दृष्टि से हर गरीब के घर के लिए टॉयलेट बनवाना, गरीब के लिए घर बनवाना, बिजली पानी की व्यवस्था करना, इंफ्रास्ट्रक्चरली रोड्स की व्यवस्था करना, ये सब इस बात का प्रमाण है कि जब केंद्र में, प्रदेश में एक समन्वय से सरकार चली है, समन्वय से काम हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जन कल्याण का जो एक पॉजिटिव प्रभाव है, वो बिहार की महिला पर पड़ा है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जो वोटिंग हो रही है वो बदलाव की वोटिंग हो रही है, न कि सकारात्मक प्रयासों की वोटिंग हो रही है। देखिए, दहशत के दौर में कोई नहीं लौटना चाहता, अपराध के दौर में कोई नहीं लौटना चाहता, गुंडागर्दी को कोई अपनाना नहीं चाहता। महागठबंधन के मंच से एक प्रमाण आ गया था कि बिहार के भविष्य को वो किस रूपरेखा के माध्यम से देख रहे हैं। एक बच्चे के मुख से अपराध के तत्वों के संदर्भ में वक्तव्य आना, महागठबंधन के किसी भी नेता के द्वारा उसका खंडन ना होना, और ये घिनौना सच जो जनता के सामने आया, कहीं ना कहीं वो जनता को इस बात को याद दिलाने में सफल रहा कि एक है भाजपा का ये बोलना, और दूसरा है उस पूरी व्यवस्था को साक्षात महागठबंधन आरजेडी के मंच पर देखना। तो दहशत का वो दौर स्वयं आरजेडी के लोगों ने ही याद दिलाया है। जिस तरीके से मंच की आपने बात की, तेजस्वी यादव भी कई मंच से कई तरह की बातें करते हैं। एक मुद्दा रोजगार का भी होता है, और वो रोजगार के बारे में बोलते हैं कि हम 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। पिछले चुनाव में भी उन्होंने एक रोजगार का वादा किया था। तो आपको क्या लगता है कि ये वादा उनका सिर्फ चुनावी जुमला बन के रह जाता है? उनके वादे में कितना सच है, वो इस बात से कहीं ना कहीं साबित होता है कि जब कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया कि तेजस्वी जी ने क्या गणित बिठाया है, तो कांग्रेस के नेताओं ने हाथ खड़े कर दिया और कहा उनसे जाके पूछिए। अब इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए कि जो लोग जो अपने आप को गठबंधन के साथी कहते हैं, वो खुद कन्विंस नहीं है कि तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं। ये साथी की आपने बात की, फ्रेंडली फाइट क्या होता है? कुछ सीटें ऐसी है जहां दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? कुछ नहीं होता, फाइट होती है। और अगर फाइट हो रही है, अगर अभी से दोनों के बीच में इस प्रकार का मनमुटाव है, खींचतान है, झगड़ा है, तो जिनका अपना घर बिखरा हुआ, दूसरों का घर कहाँ से संवारेंगे? खुद प्रियंका गांधी जाती हैं ऐसी सीटों पर प्रचार करने के लिए, तो इससे लगता है कि वोटर कंफ्यूज होगा? वो तो आप उनसे पूछिए। हम तो चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के प्रति वोटर का रुझान हो और उनका समर्थन एनडीए नित भाजपा नेत एनडीए को मिले।
तेजस्वी यादव इन सब के बाद भी कहते हैं कि हम 14 तारीख को जीत रहे हैं और मुहूर्त भी निकाल लिया है 18 तारीख को शपथ ग्रहण का। जब उनको हराने में स्वयं कांग्रेस भी लिप्त है तो मैं क्या कहूँ। आपको लगता है कि इस फेज के चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी को आना चाहिए था वो नदारद हैं? दूसरे फेज की अगर हम बात करें तो वो तो हमेशा नदारद रहते ही हैं, इसमें नया क्या है। एक अगर हम जनता के प्रोस्पेक्ट से देखें तो जिस महिला सशक्तिकरण को लेकर आप लोग पैसे देने की बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि हमारे मतलब ये लोग दोबारा सरकार में आएंगे तो आपके अकाउंट से पैसे निकालेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष से हमें अपेक्षा करनी चाहिए ऐसी अच्छी बातों की, क्योंकि जब सीड मनी 10,000 रुपये दिया गया 1,30,00,000 महिलाओं को, तो उसका विरोध स्वयं लिखित स्वरूप में आरजेडी ने कहा। तो मैं जानती हूँ कि आरजेडी और विपक्ष के नेताओं को कभी ये इच्छा नहीं रही थी कि देश की महिला और विशेषतः बिहार की महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो। उसका प्रमाण उन्होंने अपने इस व्यवहार से दे दिया है। मैम, पूरे चुनाव के दौरान विपक्ष ने नीतीश कुमार के सेहत को लेकर तमाम तरह की बातें की और भ्रांतियां फैलाने की भी कोशिश की। जिस तरीके से जनता एक तरह से सपोर्ट में सामने आ रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है जनता का मैं आभार व्यक्त करूं तो बेहतर, क्योंकि पत्थर चाहे कांग्रेस ने कितने भी मारे हों, आरजेडी ने कितना भी अपमान किया हो, अंततः जनता है जो कहीं ना कहीं अपने इस समर्थन से जतला रही है कि नीतीश बाबू का उनके मन में कितना आदर है, कितना सम्मान है। एक सवाल अल्पसंख्यकों को लेकर है कि इस बार जो असउद्दीन ओवैसी है कई सारे इलाकों में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, पिछली बार उनको अच्छी उपस्थिति भी दर्ज मिली थी, इस बार आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इतना ही कहूँगी, भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर अपने संगठन को नहीं गढ़ती अथवा इस आधार पर अपनी नीतियाँ नहीं गढ़ती कि एक विशेष समुदाय, विशेष वर्ग के लिए ही हम काम करें। हम हर समाज के वर्ग, हर समाज के समुदाय के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए प्रबंधन करना, योजना करना या सेवा देना, ऐसा संकल्प रखते हैं। आप पहले भी बिहार आती रही हैं और इस बार का चुनाव क्या आपको अलग लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, या फिर किस तरह का रिस्पॉन्स आता है? चुनाव होता है, मैं उसको पॉजिटिव नेगेटिव इस दृष्टिकोण से इसलिए नहीं देखती क्योंकि एक कार्यकर्ता होने के नाते वो हमारे दायित्व के निर्वहन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म या एक बहुत बड़ा पर्पस बनता है। मेरा ये मानना है कि प्रत्यक्ष रूप से मैंने बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फलते फूलते देखा है और सुदृढ़ होते देखा है। तो एक कार्यकर्ता के नाते कम से कम इस बात का कहीं ना कहीं संतोष है कि जब बिहार की जनता भाजपा ने एनडीए की राह पर चलती है तो राह प्रगति की है, वो राह विश्वास की है, वो राह बिहार के उत्थान की है। कई सारे लोग कहते हैं कि ये जो वोट बढ़ रहा है वो जेडीयू का बढ़ रहा है, बीजेपी पिछड़ रही है, इन सभी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? हमने संकल्प बार बार यही लिया कि बिहार में भाजपा ने एनडीए की सरकार आ रही है, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे साथी दल के वोट बढ़ रहे हैं तो मैं इसमें कुंठित क्यों हूँ। मुझे तो खुशी होगी कि अगर मेरे साथी दल के भी लोगों का वोट बढ़े। भाजपा का तो निश्चित रूप से बढ़ ही रहा है। अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और लेकिन विपक्ष बार बार इस चीज़ को दूसरे तरीके से पेश करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये भ्रमित करने के लिए है नीतीश जी को, ये लोग चुनाव बाद जो है कहीं बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार में अगर आप इस प्रकार की विपक्ष की उलझुल की बातें ना सुने और अगर सिर्फ विकास के मुद्दे पर उनका ध्यान आकृष्ट करें तो विकास के मुद्दे पर वो आपको क्या वक्तव्य देंगे कि जब उनके पास सत्ता थी वो अपहरण करवाते थे, जब उनके पास सत्ता थी तो आरजेडी के परिवार के प्रमुख लोग महिला के बलात्कार और हत्याकांड में लिप्त पाए जाते थे। तो चूंकि वो विकास के किसी मुद्दे पर प्रमाण नहीं दे सकते, वो जवाब नहीं दे सकते कि क्यों 6 करोड़ लोगों के पास खाता नहीं था बैंक का, वो जवाब नहीं दे सकते कि क्यों जितने एक्सप्रेसवे, गांव की सड़कें भाजपा ने एनडीए के वक्त बनी, वो तब क्यों नहीं बनी जब केंद्र में सत्ता में भागीदार आरजेडी और कांग्रेस दोनों थे। चूंकि उनके पास इन सवालों का या इन परिचर्चाओं का जवाब नहीं है, इसीलिए वो इस प्रकार के भाषण या इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। सवाल यह है कि आज एयरपोर्ट पे एक ऐसी मुलाकात हुई जिसके कई सारे राजनीतिक मायने मतलब निकाले जाने लगे। रवि किशन जी से मुलाकात हो गई तेज प्रताप यादव की, और काफ़ी थोड़े समय गुफ्तगू भी हुई, तो क्या इसको कुछ लोग सेंधमारी के तौर पे भी देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते रवि जी ने शायद एक बहुत ही संस्कार का अच्छा परिचय दिया है। आप प्रतिद्वंदी हो सकते हैं लेकिन आप सम्मान की मर्यादा में रहकर एक दूसरे से बतिया सकते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे कहीं और हो।
उसका एक प्रमाण रवि जी ने दिया। इसमें कोई मुझे नहीं लगता आपको कुछ और खबर पड़नी चाहिए। चलिए ठीक है, मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, पटना।